एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने VSCPR थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम VSCPR थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अगेन मैंने NCERT से लिए हैं, क्लास 11 चैप्टर 4। स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करें और पहले ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चंस खुद से ट्राई किए होंगे। अब देखते हैं कि आपने जो अप्रोच यूज़ किया है वो कितना करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। आप अपनी बुक अपने सामने रखो और आप वहाँ से पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको शेप डिस्कस करनी है, मतलब कि शेप डिटरमाइन करनी है। ये आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इनकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज BeCl2। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होगा, तो देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हम उसे सेंट्रल एटम मानते हैं। आपने लुईस रोटी स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लेकिन आपके मोस्टली क्वेश्चन इस चीज से सॉल्व हो जाएंगे कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा ना, वो मोस्टली इन 90% और 95% केसेस में वो एक सिंगल एटम होगा। हालांकि जब आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे अपने UG या PG में, तो आप देखोगे कि आपको वहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे कि जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वहाँ पर जो आपके सेंट्रल एटम होगा वो मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन इस स्टेज पर आपका इतने से भी काम मोस्टली केसेस में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि BE है जो कि एक सिंगल एटम है, राइट। तो हम इसको ही सेंट्रल एटम मानेंगे, तो हमारे जितना भी वर्क होने वाला है वो सब इस पर फोकस होगा। तो जो BE है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 आएगा, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2, और वो दोनों के दोनों यूज हो गए Cl के साथ बॉन्ड बनाने में। तो आपके पास आए 2 बॉन्ड्स, कोई लोन पेयर बचा है, नहीं बचा है। इसका मतलब जो आपका 2 है वही आपका क्या भी हो गया, इलेक्ट्रॉन रीजन। और हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन रीजन 2 होता है तो उसके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ClNCl। ज्योमेट्री लीनियर होगी। शेप क्या होगी, क्या शेप भी लीनियर होगी? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर इंक्लूड नहीं है, और जब लोन पेयर नहीं होता तो आपकी ज्योमेट्री और शेप एक ही होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप यहाँ पर दोनों ही लीनियर होने वाले हैं। बॉन्ड एंगल, जब लीनियर का केस होता है तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो वैसे यहाँ पर आपको सिर्फ शेप डिस्कस करनी थी, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स लीनियर। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज BCl3। अगेन बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, राइट। 20 तक तो आपको याद ही होंगे, और आई थिंक अगर आप 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हो या फिर उससे आगे फर्दर, तो आपको SOP ब्लॉक्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो BCl3 के लिए जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 हो गए। तीनों के तीनों यूज हो जाएंगे Cl के साथ बॉन्ड बनाने में। आपके पास आएंगे 3 बॉन्ड्स, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन रीजन हो गए वो भी आपके 3 हो गए। और जब 3 इलेक्ट्रॉन रीजन होते हैं तो उसके लिए शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, तो ये आपकी जो शेप बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, BCl&Cl, राइट। दिस वन इज ट्राइगोनल प्लेनर। आप इसको लुईस रोटी स्ट्रक्चर से भी जा सकते हो कि पहले आप इसका लुईस रोटी स्ट्रक्चर बनाओ, जैसा कि जो एक्चुअली में बेसिक जो हमने पढ़ा था जो वे होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहने वाले हैं, यहाँ पर इस तरीके से। इनके हम जो बाकी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो सिर्फ सेंट्रल एटम से होने वाला है, राइट। तो आप इस तरीके से इनको शो अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट वो कोई नीडेड नहीं है, राइट। यहाँ से क्या होगा कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रीजन आ गए, 1, 2 and 3। ठीक, और 3 इलेक्ट्रॉन रीजन के लिए जो आपकी शेप होने वाली है वो ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप जिस वे से चाहो आप उस तरीके से जा सकते हो। समटाइम्स ये आपके टीचर पे भी डिपेंड कर सकता है, समटाइम्स मार्क्स पे भी डिपेंड कर सकता है, राइट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ 1 मार्क में पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट शेप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज SiCl4। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि Si का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं। तो जो सिलिकॉन है वो कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। तो जितने कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही सिलिकॉन में कितने हुए, 4। चारों के चारों यूज हो गए Cl के साथ बॉन्ड बनाने में। कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड्स। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन रीजन है वो भी कितने हो गए, 4। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन रीजन होते हैं तो आपकी जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल, राइट। टेट्राहेड्रल को मैंने आपको बताया था कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया आपका सेंट्रल एटम, एक Cl जो कि प्लेन पर ही होगा, दूसरा Cl जो कि प्लेन पर होगा,
थर्ड Cl जो कि इन द प्लेन होगा, मतलब प्लेन के अंदर की तरफ, और फोर्थ Cl जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा, मतलब प्लेन से बाहर की तरफ, राइट। डन। नेक्स्ट वन, AsF5। तो हमें ये पता होना चाहिए कि AS के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो, नाना पाटेकर, रानी सब्यमार, आपने ये सुना होगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो AS है वो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो एक ग्रुप होता है उसमें सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ऑफकोर्स AS में भी उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने नाइट्रोजन में होते हैं, यानी कि 5। और 5 के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हुए हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड्स बनाने में। कोई लोन पेयर नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन रीजन कितना है आपका 5। और हमें पता है कि जब 5 इलेक्ट्रॉन रीजन होता है तो उसके लिए ज्योमेट्री या फिर शेप, क्योंकि कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है तो दोनों सेम ही होने वाले हैं, शेप क्या होती है TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। बना देते हैं। पहले तो एक ट्राइगोनल ही बनाएंगे, मतलब एक ट्राइंगल टाइप में ही बना देंगे, ये इस टाइप से। और बाई पिरामिडल यानी कि एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे रख देते हैं। AS सेंट्रल एटम है, उसके बाद H नहीं सॉरी F, यहाँ पर है फ्लोरीन, F F F F एंड F। देखो यहाँ पर हमें एक्सियल या इक्वेटोरियल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पांचों के पांचों जो एटम्स हैं वो फ्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है। तो आप किसी को कहीं पे भी प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट वन इज H2S, सेंट्रल एटम सल्फर, ऑक्सीजन की फैमिली से है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 2 यूज हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। कितने बचे 4। तो यहाँ से 2 तो बॉन्ड्स आ गए आपके पास जो कि हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, और 4 है यानी कि 2 लोन पेयर्स, राइट। 4 है तो 4/2 हो जाएगा ना, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 लोन पेयर्स में 2 2 जा 4 लोन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन रीजन की बात करते हैं तो वो कितना आया 2 + 2 = 4। और जब 4 इलेक्ट्रॉन रीजन होता है तो हमें पता है कि जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स इंक्लूड है तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी वही आपकी शेप नहीं होगी। और हमको क्या डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, शेप के बारे में बात करेंगे। चलो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली इसको बनाते हैं। तो S H H और 2 आपके लोन पेयर्स। लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो हम उसमें लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर हम इन्हें हटा दें यहाँ से तो हमको पता चल रहा है कि ये जो हमारी शेप आ रही है ये क्या आ रही है, देखो आप इस तरीके से, यानी कि जो शेप होगी वो क्या होगी बेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज PH3। तो जो फास्फोरस है अगेन नाना पार्टिकल V4 ऑफ कोर्स फास्फोरस। तो ये भी किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नाइट्रोजन फैमिली से। तो यहाँ पर भी जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 5 होंगे। 5 में से 3 यूज हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने में। बचे कितने 2, उन 2 का क्या बनेगा एक लोन पेयर, राइट। आप इसको ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि PH3 किस फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से है। तो हम इसे किसी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल। तो हमने एक पढ़ा था NH3, ठीक है। अगर आपको वो ध्यान है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें होगा। तो 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन रीजन कितने हो गए अगेन 4, 3 + 1 4। तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन हमको ज्योमेट्री नहीं, हमको शेप चाहिए, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। ये होगा PH H H एंड 1 लोन पेयर। तो अगर हम सिर्फ शेप की बात करते हैं तो हम इस लोन पेयर को यहाँ से हटा देंगे। तो ये आपको किस तरीके की दिख रही है, ऐसे कुछ पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है ना। पिरामिड भी तो कुछ इसी टाइप का होता है। तो जो इसकी शेप होगी वो होगी आपकी पिरामिड। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप अपने बुक में से लैंग्वेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये है कि जो NH3 है और H2O है दोनों ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होते हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब अगर आप NH3 को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन रीजन 4, ज्योमेट्री क्या हुई टेट्राहेड्रल। H2O की बात करते हैं तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं और 2 ही लोन पेयर हैं। अगेन इलेक्ट्रॉन रीजन 4, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर्स इंक्लूड हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होती। लोन पेयर्स की वजह से जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और इस वजह से जो आपकी एक्चुअली में टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो उससे डिस्टोर्ट हो जाती है, ठीक है, अलग खराब हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एंगल है वाटर में, हालांकि दोनों ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हैं, ये भी टेट्राहेड्रल से ओरिजिन हुआ है, ये भी टेट्राहेड्रल से ओरिजिन हुआ है, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्ट हुआ है और यहाँ पर भी डिस्टॉर्ट हुआ है। फिर भी जो H2O में एंगल होता है वो कम होता है अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है उसके कंपैरिजन में। तो देखो आप इसके लिए आप इसका आंसर कैसे कर सकते हो, पहले आप इन दोनों के लिए शेप बनाओ। तो
तो नाइट्रोजन के लिए कुछ इस तरीके की होगी, पिरामिडल शेप, राइट। और वाटर के लिए मतलब अमोनिया के लिए कुछ इस तरीके की होगी और वाटर के लिए इस तरीके की होगी, राइट। तो आप यहाँ पर बहुत इजीली बता सकते हो कि इन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर, वेयर एज इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर्स। वी नो दैट 2 लोन पेयर्स अफेक्ट मोर टू द बॉन्ड एंगल बाय रिपल्शन, क्योंकि 2 लोन पेयर्स हैं तो वो ज़्यादा रिपल्शन लगाएंगे तो उसकी वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा इफेक्ट होगा, और इसीलिए जो एंगल है वो यहाँ पर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज, देखो हालांकि ये मैं अपनी फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने VSEPR का फर्स्ट लेक्चर आपको कराया था उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की थी, लेकिन हम दोबारा से कर लेते हैं। देखो CH4 जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 के 4 वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज कर लेता है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 4 बॉन्ड्स बनते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन रीजन हुआ वो भी कितना हुआ आपका 4। तो जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम टेट्राहेड्रल को ही क्यों प्रीफर करते हैं, इसके लिए ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर भी तो हो सकती है। स्क्वायर प्लेनर कैसे हो सकती है, देखो प्लेनर है मतलब एक प्लेन में होगा और स्क्वायर होगा। अगर मैं कार्बन को सेंट्रल एटम मान के यहाँ पे रखती हूँ और हाइड्रोजन को इसके चारों कॉर्नर्स पर रखती हूँ, ठीक, तो ये भी तो ज्योमेट्री हो सकती है। हम इसे क्यों नहीं यूज करते, हम टेट्राहेड्रल को ही क्यों ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक। तो देखो इसका रीजन आपको कहाँ मिलेगा, एक तो ज्योमेट्री हो गई है, हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। आप इसका ना आंसर 2 तरीके से दे सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से भी और VSEPR की हेल्प से भी, लेकिन यहाँ पर हम VSEPR पढ़ रहे हैं तो हम इसको सिर्फ VSEPR के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं और फिर इनको कंपेयर करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है, या दोनों में क्या डिफरेंस है, किस वजह से हम टेट्राहेड्रल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। देखो इसमें तो हमें पता है कि जो एंगल होता है वो कितना होता है 109.5 डिग्री, या फिर आप कहोगे 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो अगर आपको अपने 9th क्लास का थोड़ा सा भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर याद है तो आपको पता होगा कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा भी विजुअलाइजेशन अच्छे से आता होगा, मतलब अच्छे से आता होगा इन द सेंस कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि 3D में हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो आपका CH4 है अभी स्क्वायर प्लेनर वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट। और अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर दूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, सही है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हर एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड्स के बीच में यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पर एंगल है 109.5 डिग्री। और आपको बहुत अच्छे से बताया कि 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से होता है और अगर हम 109.5 की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर जाता है, यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है दोनों के बीच में, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, राइट। और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्शन कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा। कोई भी मॉलिक्यूल किस पोजीशन में रहना प्रेफर करेगा, जहां पर रिपल्शन कम हो, क्योंकि वहीं पर ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो रिपल्शन किस केस में कम है, इस वाले केस में, यानी कि 109.5 डिग्री के केस में। और ये किस केस में होता है, टेट्राहेड्रल केस में। इसीलिए हम टेट्राहेड्रल को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप पहले इस तरीके से आप जो डायग्राम बना देंगे तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे कि इन स्क्वायर प्लेनर द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, वेयर इज इन टेट्राहेड्रल द बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। वी नो दैट मोर bond angle implies to less repulsion and more stability. Hence, in tetrahedral, the repulsion is minimum and stability is maximum. Therefore, we prefer tetrahedral over square planar. That's it. ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लिखना भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।